हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड यूनिट आता है दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम लोग इस वाले यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों ने यूनिट का नाम देखा, यहाँ पर ये हमारा यूनिट थर्ड है। तो इसका नाम जो लिखा गया है दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो होगी हमारी वेरिएबल्स के ऊपर, यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद लीनियर कंडीशन देख लेते हैं, और उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख लेंगे। तो देखिए, अब अगर हम लोग पहली बात यहाँ से करें स्टार्ट, तो वेरिएबल क्या है। तो देखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में भी बताया कि हमारा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहे, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो वाली चीज़ें जिनका वैल्यू कांस्टेंट ना रहे, यानी कि वो वाली चीज़ें जिनका वैल्यू कांस्टेंट ना रहे उनको हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल्स। जिस तरह से मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम लोगों की एज है, तो एज हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है ना। एज हमारा एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारी जो एज है, सपोज हमारी एज आज 20 ईयर्स है, तो कल हम हो जाएंगे 20 ईयर्स और 1 डे के, ठीक है ना। तो हमारी एज जो है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। इसी तरह से अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके 1 सेकेंड के बाद मेरी एज क्या हुई, चेंज। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल को अगर हम लोग यहाँ से डिफाइन करें तो वेरिएबल को मैं क्या बोलूँगा, यानी कि जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है ना, जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती। या हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि विच चेंजेस विथ टाइम, विच चेंजेस विथ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अब देखिए, मैथमेटिक्स में जब हम लोग वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह से कुछ आता है, x लिखा हुआ, y लिखा हुआ, z लिखा हुआ, t लिखा हुआ, u लिखा हुआ। ये सारे जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम लोग यूज़ करते हैं एज वेरिएबल्स। तो अब देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो इसकी सेकेंड टर्म है वो है हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि इक्वेशन क्या है। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन हमारा क्या है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए पहले क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। तो अगर हम लोग देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, तो इसको आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि अगर हम लोग कर रहे हैं कम्बिनेशन, ठीक है ना। अगर मैं कम्बिनेशन बना रहा हूँ, किसका एक कम्बिनेशन, एक तो हमारे पास वेरिएबल हो तो वेरिएबल ऑलरेडी आप लोगों को पता वेरिएबल क्या है। दूसरा हमारे पास अगर कांस्टेंट हो, ठीक है ना, हमारे पास कांस्टेंट हो। इसी तरह तीसरा हमारे पास कोफिशिएंट हो। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। इसके बाद हमारे पास अलजेब्रिक साइनस हो, ठीक है ना, अलजेब्रिक साइनस हो। तो ऐसी अगर मैं एक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा हूं जिसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी कि हमारे पास वेरिएबल हैं, हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास कोफिशिएंट है, हमारे पास अलजेब्रिक साइन है, तो इन वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग बता सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमारे पास फॉर्म करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया होगा। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब देखिए, जिस तरह से मैं ये लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, मैंने एक कॉम्बिनेशन लिख दिया एक्स स्क्वायर, सपोज मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस मैंने लिख दिया 4x प्लस मैंने लिखा 1। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, एक तो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है हमारा x। उसके बाद हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कौन है हमारा 1। उसके बाद कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमारा कौन है यहाँ पर 2। और अलजेब्रिक साइन है, तो मैंने साइन यहाँ पर यूज किया है प्लस का। तो इस सारी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ में आया। तो इक्वेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करें,
तो अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन डाल दें, तो मैंने इक्वलिटी का साइन डाल दिया, मैंने बताया ये इक्वल टू है 0 या इक्वल टू है समथिंग, ठीक है ना। तो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मैं ऐसे लिखता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में हो, ax प्लस बी वाई समथिंग प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या बता सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। या हम ऐसे भी बता सकते हैं, और मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि हम जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया, ठीक है ना, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस having the sign of equality, ठीक है, उन वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशंस। तो आई होप आप लोगों को इक्वेशन समझ में आया होगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखा गया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन के बाद हमारे पास जब लीनियर कंडीशन की बात आती है, तो लीनियर कंडीशन है क्या एक्चुअल में। तो लीनियर कंडीशन क्या यहाँ पर डिफाइन करती है, तो पहले मैं लीनियरिटी को डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना, लीनियरिटी। तो लीनियरिटी की अगर हम बात करें, तो एक्चुअल में जो भी वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं एक इक्वेशन में, सपोज मैंने एक इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर आप लोग देखें, वेरिएबल्स का पावर हमारे पास 1 है ना। तो वेरिएबल्स का अगर पावर 1 रहे तो उस वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो इसमें लिखा गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। तो पहले मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो वो क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसी इक्वेशंस जहां पर हमारे पास क्या हो, एक ही वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का पावर 1 हो, ठीक है ना। मैं लिख सकता हूं द इक्वेशंस इन विच नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो, और ओनली वन, ठीक है ना, ओनली वन। एंड क्या हो जाए हमारे पास, एंड एक्सपोनेंट, या तो एक्सपोनेंट लिखें और ऑब्लिक में लिख देता हूं मैं पावर, ठीक है। एंड एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो देखिए मैं एग्जांपल में दिखा देता हूं। तो यहां पर मैंने एक इक्वेशन को लिखा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखें आप लोग, पहली बात तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, तो ओनली 1। उसके बाद वेरिएबल का पावर जो है वो कितना है, ओनली 1, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को मैं बोलता हूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो जब हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पता चल गया, इसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या होता है सोल्यूशन, जिस तरह से आप लोगों ने पॉलिनॉमियल्स में बताया था कि 0 ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, इसी तरह से होता है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। या आप बता सकते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को हम लोग बता देते हैं कि रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँगा x का। तो मैंने लिखा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू, देखिए 1 को वहाँ ट्रांसफर करें तो -1, और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि हमारा x किसके इक्वल आया, -1/2।
तो यहाँ से आप लोगों ने देखा x का वैल्यू आया -1/2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस वाली इक्वेशन में x का वैल्यू -1/2 रखें तो ये इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाएगा इक्वल, तो उसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए मैंने क्या किया, 2 × x की जगह रखा -1/2 प्लस किया 1, तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, देखिए 2 and 2 विल गेट कैंसल, -1 एंड +1, तो -1 + 1, तो -1 + 1 कितना होता है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। तो उस वक्त जो वेरिएबल का वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन विच क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड हो जाए किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के। तो उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हो गया सोल्यूशन आपके पास। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद एक और बात आप लोग याद रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो सोल्यूशन सिर्फ एक ही होता है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन, ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद मैं मूव करता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप लोग यहां से देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ऑलरेडी पता है लीनियर क्या कौन सी कंडीशन है, जहां पर हमारे पास वेरिएबल्स का पावर 1 हो। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में हो, इस तरह से देखना, ax + by + c = 0। ना तो हमारा a होना चाहिए 0, ना तो हमारा b होना चाहिए 0, और हमारे पास जो a b c हैं ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, सेट ऑफ रियल्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, तो इसमें आप लोग देखें। आप तो मैंने लिखा है हेडिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप लोग देखें, पहले हमारे पास जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक तो हमारा x, दूसरा हमारा y, तो आगे 2 वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर कंडीशन क्या है कि x का पावर भी होना चाहिए 1 और y का पावर भी होना चाहिए 1, तो ये भी कंडीशन है हमारे पास, x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है। और तीसरी बात कि ना तो हमारा a 0 होना चाहिए, ना तो हमारा b 0 होना चाहिए। तो ये मैंने क्या लिखा, अगर a हमारा 0 हो जाए तो ये वाला वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। लेकिन हम लोग लिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना तो हमारा a होना चाहिए 0 और ना ही हमारा b होना चाहिए 0। वेरी गुड। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन इसका कैसे करते हैं, तो यहां से मैं लिख देता हूं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा सोल्यूशन, तो देखिए यहां से सोल्यूशन अगर हम बात करें तो वो वाले वैल्यूज x और y के जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर द वैल्यूज of x and y, the values of x and y which satisfies the equation, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए राइट हैंड साइड के इक्वल। तो उन वाले वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए उनको सोल्यूशन बोलेंगे, तो वहां पर मैंने एक नोट लिखवाया था, तो यहां पर भी नोट लिखवाऊंगा।
तो यहाँ पर अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो आप लोग सोच रहे होंगे वहाँ पर एक सॉल्यूशन था तो यहाँ पर दो सॉल्यूशंस होंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। यानी कि अ लीनियर इक्वेशन in two variables have infinite solutions। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये कौन सी बात लिख दी, अभी तक तो पॉलिनॉमियल्स में लिख रहे थे डिग्री 1 है तो वहाँ पर 0 1 रहेगा, डिग्री 2 है तो 0 2 रहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, तो आप लोग देखें इसको मैं कैसे लिखता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन मैंने लिख दी एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसमें देखें हमारे पास मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 5 को वहाँ ट्रांसफर कर दें तो -5, y को वहाँ ट्रांसफर कर दें तो -y, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 2, इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं तो हमारे पास 2 जाएगा डिवाइड में, तो x बना हमारे पास -5 y डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आप लोग देखें अगर मैं y का वैल्यू यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू 1 देता हूँ फॉर y इज इक्वल टू 1, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, वो बनेगा -5 -1 डिवाइड बाई 2, तो वो हो गया -6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू -3, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 है ना, -3। तो y का वैल्यू कितना आया -3। अगर मैं x का वैल्यू फॉर यानी कि y का वैल्यू अब मैं दे दूं, देखिए y का वैल्यू मैंने कितना दिया 1, ठीक है, तो x हमारे पास कितना आया 3। अगर मैं y का वैल्यू 2 दे देता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा x इज इक्वल टू -5 -2 डिवाइडेड बाई 2, वो बनेगा -7 बाई 2। तो इसी तरह से आप लोग कितने वैल्यूज दे सकते हैं y के हम लोग इन्फिनाइट वैल्यूज दे सकते हैं। तो y के इन्फिनाइट वैल्यूज देंगे तो x के कितने वैल्यूज आएंगे, इन्फिनाइट वैल्यूज। तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, वेरी गुड, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हमारे होंगे। तो यहाँ से आप लोगों को ये वाली बात पता चल गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन तो अब हमें पता चल गया। अब इसके बाद जो हमारे पास बात आ रही है इस वाले यूनिट में, वहां पर लिखा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वो वाली बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन तो हमें पता है कि जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, वो x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, पेयर ऑफ यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है 2, पेयर का मतलब क्या है 2। अब हमें दो इक्वेशंस लिखने हैं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक है a1 ऑफ x प्लस है b1 ऑफ y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अब इन वाली इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, पेयर का मतलब दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। और दोनों इक्वेशंस में अगर हम लोग देखें तो वेरिएबल्स कितने हैं, 2, और दोनों वेरिएबल्स का पावर कितना है 1, ठीक है। और अगर अब हम मिलाकर बोलें तो ये क्या बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गई। तो इनका अगर हम लोग सॉल्यूशन देख लें, ठीक है ना, इनका हम लोग यहाँ से देख लेंगे सॉल्यूशन कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए आप लोग। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास इस वाली बुक में 3 मेथड्स हैं, ठीक है ना, जो हम लोग क्लास 10th पढ़ रहे हैं इसमें 3 मेथड्स हैं। इस वाली जो इससे पहले वाली बुक थी उसमें 4 मेथड्स थे हमारे पास। वहाँ पर लिखा गया था ग्राफिकल मेथड, उसके बाद था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद था एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा डिलीट हुआ है। तो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड्स कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड्स हमारे पास 3 हैं।
तो पहली एक्सरसाइज में जो हम मेथड पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड या तो जियोमेट्रिक मेथड, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड। ये हमारी एक्सरसाइज इसी पर सॉल्व होगी, एक्सरसाइज 3.1। दूसरा जो हमारा मेथड रहेगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वेरी गुड। तो इस पर हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। और तीसरा जो हमारे पास मेथड रहेगा दैट विल बी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इस पर हम लोग एक्सरसाइज जो है 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो इस वाले इंट्रोडक्शन में हम लोग सिर्फ ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन बता दूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए और एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा एलिमिनेशन मेथड के लिए और एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व होगी। तो अब देखिए, अब हम लोग करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या, वो कैसे हम लोग करें। तो ग्राफिकल मेथड, वेरी गुड। तो आप लोग देखें ग्राफिकल मेथड क्या है हमारे पास। ग्राफिकल मेथड की अब हम बात करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड की अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने बताया हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो तो मैं यहाँ पर दो इक्वेशंस लिख देता हूँ। लेट एक है हमारे पास इक्वेशन a1 ऑफ x, दूसरी है प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेयर a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2 आर रियल नंबर्स। और हमारे पास ना a1 कामा a2 और b1 कामा b2 ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग याद रखें। उसके बाद ए बी सी क्या है हमारे पास, और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ a1 कामा a2 कामा b1 कामा b2 कामा c1 कामा c2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल्स आर, यानी कि रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अब देखिए दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। तो ग्राफिकल मेथड कैसे हम लोग यूज करें, तो इसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए मैंने लाइन फर्स्ट लिख दी और इस वाली इक्वेशन के लिए मैंने लाइन सेकेंड लिख दी, ठीक है। एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद अगर हम लोग लाइन्स को अरेंज करना चाहे तो हम लोग लाइन्स को तीन वेज में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग तीन वेज में लाइन्स को अरेंज कर सकते हैं। एक वे है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी रैंडमली हम लोगों ने एक लाइन ले ली, ये लाइन L1 है। मैंने कोई भी लाइन ले ली, ये वाली दूसरी, ये लाइन L2 है। यानी कि लाइन L1 इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन L2 इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट, या तो हम लोग लाइन्स को क्या कर दें, एक लाइन मैंने ये वाली कर दी, डाल दी, और ये हमारी लाइन है L1 और इसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन डाल दी, ठीक है। सपोज ये मैं इस वाले इस एरो से दिखा रहा हूँ, ये लाइन है L2। तो ये लाइन, एक लाइन और दूसरे लाइन आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो कंडीशन दूसरी ये वाली बन सकती है। तो कंडीशन फर्स्ट क्या हमारी बनी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब लाइन्स क्या करे, इंटरसेक्ट, और जब लाइन्स क्या हो, कोइंसाइड। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन सकती है, इस तरह से आप लोग देखेंगे, या तो लाइन्स हमारे पास पैरेलल आ जाए, तो ये L1 लाइन और सपोज ये हमारी लाइन L2। तो ये दो लाइन्स आ गई, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जब लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल। वेरी गुड। तो जब लाइन्स होंगी पैरेलल, तो तीन कंडीशंस हमारे पास बन सकती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग, या तो कोइंसाइड, या तो पैरेलल, ठीक है। अब देखिए जब लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उस वक्त जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। वेरी गुड। क्या होगा सॉल्यूशन, यूनिक। तो इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन होता है यूनिक। तो यूनिक का मतलब क्या हुआ, यूनिक का मतलब होता है कि सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होगा, दैट इज दिस वन, यानी कि दो लाइन्स का सॉल्यूशन एक ही होगा और वो पॉइंट है ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात, जब लाइन्स करेंगी कोइंसाइड, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर लाइन्स होंगी, तो उस वक्त जो हमारे पास सॉल्यूशन रहता है, यानी कि जब लाइन्स क्या करेंगी, जब लाइन्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती हैं तो उस वक्त हमारे पास जो सॉल्यूशन रहता है दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या, इनफाइनाइट
या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। दूसरी कंडीशन ये जब कोइंसाइड हो। तीसरी कंडीशन जब पैरेलल हो। तो आप लोग देखें क्या लाइन्स किसी जगह मिल रही हैं, यहाँ पर लाइन्स एक दूसरे के ऊपर थी, तो जितने यहाँ पर पॉइंट्स बन रहे थे वो दोनों लाइन्स के लिए हैं, तो इसलिए इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, यानी कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर हैं, तो देखिए इस लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर ये दो लाइन इसके इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो नो, तो इट मीन्स जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी नो सोल्यूशन। तो हमारे पास कितने तरह के सोल्यूशन हैं? तीन, या तो यूनिक, या तो इन्फिनाइट, या तो नो सोल्यूशन। तो इसके लिए आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब आप लोग सोल्यूशंस लिख रहे हैं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए, तो उस वक्त आप क्या बता सकते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सोल्यूशन में हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं, एक है हमारा यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा आता है हमारे पास इनफाइनाइटली, वेरी गुड, मैनी सॉल्यूशंस। और दूसरा जो हमारे पास है उन लाइन्स को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब हमारे पास नो सॉल्यूशन हो, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे नो सॉल्यूशन। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, यानी कि जब ऐसी लाइन्स मिलेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, जब ऐसी लाइन्स मिलेंगी तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और जब ऐसी लाइन्स होंगी तो हमारे पास नो सॉल्यूशन। अब देखिए इसको और इजी वे में दिखाने के लिए मैं इस तरह से लिखता हूं। अभी हमारे पास दो इक्वेशंस थी, एक थी a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी थी हमारे पास a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अलजेब्रिकली अगर हम लोग दिखाएं, अलजेब्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस थी ना, एक था हमारे पास a1 ऑफ x, दूसरी थी b1 ऑफ y, b1 ऑफ y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरा था हमारे पास a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं। अब देखिए अगर क्या हो जाए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अगर a1 डिवाइड बाय a2 कर दें, हम लोग a1 डिवाइडेड बाय a2 कर दें, और अगर वो इक्वल ना हो b1 डिवाइडेड बाय b2 के, अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन होगा दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा होगा? यूनिक सॉल्यूशन, वेरी गुड। तो मैथमेटिकली का याद क्या रखेंगे? a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2। a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, एंड b2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर ऐसा हो जाए, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी? इस तरह से मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल हो जाए b1 डिवाइड बाय b2 इक्वल हो जाए c1 डिवाइड बाय c2 के, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन होगा दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, सेकेंड वाला, ठीक है ना, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये आ गया आपके पास। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा हमारे पास इस तरह से, अगर a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 डिवाइड बाय b2 और इज नॉट इक्वल टू हो c1 डिवाइड बाय c2 के, तो उस वक्त हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल कर दूंगा और इसी से हमारा इंट्रोडक्शन जो एक्सरसाइज 1.1 का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसके बाद मैं इस तरह से लिखता हूं, यहां से हमारे पास एक एग्जाम्पल, हमारे पास सपोज एक एग्जाम्पल मैंने ले ली, यहां से कोई भी एग्जाम्पल एक है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y और मैंने लिखा यहाँ पर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस मैंने ले ली। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो a1 हमारा 2, तो मैं लिख सकता हूँ a1 इज इक्वल टू 2, b1 हमारे पास 3, तो b1 इज इक्वल टू 3, c1 हमारे पास -8, ठीक है। उसके बाद a2 हमारा 3, a2 आप लोग देखें 3,
B2 हमारा 4, तो B2 हमारा 4 और C2 हमारे पास 10, C2 हमारे पास सॉरी -10। तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 करें तो वो कितना आएगा 2/3। B1 डिवाइड बाई B2 अगर मैं करूँ तो वो कितना आ रहा है 3/4। तो क्या 2/3 3/4 के इक्वल है? नो। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4। देयरफॉर जो ये दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं ये कौन सी आ जाएगी? इनका होगा यूनिक सॉल्यूशन। वेरी गुड, तो आप लोगों को आ रहा है अब, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी एग्जांपल में ले लेता हूं इनफिनाइट सॉल्यूशंस के लिए। तो मैं पेज नेक्स्ट ले लेता हूं यहां से। तो पेज नेक्स्ट में हम लोग दिखाएंगे एक तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए। तो अब आप लोग देखें यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड में हमारे पास है कोई भी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है सपोज या -8 इज इक्वल टू है 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस है हमारे पास 6y -16 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देखें दोनों इक्वेशंस में, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 हमारा 2, वेरी गुड, B1 हमारा 3 और C1 हमारा -8। A1 हमारा ये वाला, ये हमारा B1, ये हमारा C1। उसके बाद ये A2, ये B2, ये C2। तो मैं लिख सकता हूँ A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल्स टू -16। ठीक है ना, ये वाली चीज़ें हम लोगों ने लिख दी। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? तो मैं करता हूं यहां से A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू, तो कितना आ रहा है 2 डिवाइड बाय 4। तो मैं लिख सकता हूं 2 1 2 2 2 4, तो हमारा आया 1/2। उसके बाद अगर मैं निकालूं B1 डिवाइड बाय B2, हमारे पास कितना है 3 डिवाइडेड बाय 6, वो हुआ 3 1 3 3 2 6, तो आंसर इज 1/2। इसके बाद मैं यहां से निकाल लेता हूं C1 डिवाइड बाय C2, वो है हमारे पास -8 डिवाइड बाय -16, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल, 8 1 8 8 2 16, तो हमारे पास आंसर 1/2। तो तीनों कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है 1/2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना आप लोग, A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2। तो ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो इनके हमारे पास इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास रही एग्जाम्पल सेकेंड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल थर्ड में यहाँ से लिख देता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल थर्ड। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, जहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखें आप लोग, तो मैं वहाँ से दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को और इजी वे में फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास, अब मैं एग्जाम्पल थर्ड ले रहा हूँ। सपोज हमारे पास है 2x प्लस 3y, वही मैं ले रहा हूँ -8 या +8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है हमारे पास 4x प्लस 6y और मैंने लिखा प्लस यहाँ से 10 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस मैंने ले ली। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैंने लिखा 2 यानी कि a की जगह A1 कितना है 2, B1 हमारे पास कितना है, वेरी गुड 3, C1 हमारे पास कितना है 8, A2 हमारे पास कितना है 4, B2 हमारे पास कितना है 6 और C2 हमारे पास कितना है 10। इसके बाद आप लोग कर दें तो A1 डिवाइड बाई A2 कर दें, A1 डिवाइड बाई A2 आएगा 2/4, तो वो हुआ 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास 1/2। उसके बाद आप लोग यहाँ से करें B1 डिवाइड बाई B2 किसके इक्वल आएगा 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 1 3 3 2 6, तो 1/2। उसके बाद करते हैं C1 डिवाइडेड बाई C2, तो किसके इक्वल आएगा 8 डिवाइड बाई 10। तो देखिए A1 डिवाइड बाई A2 आ गया 1/2, B1 डिवाइड बाई B2 आ गया 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, A1 डिवाइडेड बाई A2, मैं यहाँ से लिख देता हूँ A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके, A डिवाइड बाई 10 के, तो C1 डिवाइड बाई C2 के। तो देयरफॉर जो यहाँ पर सोल्यूशन होगा, इस वाले सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। वेरी गुड। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं इस वाले एक्सरसाइज में एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ और आप लोगों को सोल्यूशन को कैसे फाइंड करना है। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें समझ में आ रहा है, और इसके बाद मैं एक्सरसाइज आप लोगों को दिखा दूंगा। थैंक यू।